protons in a molecule is separated by a distance 3 into 10 to the power minus 10 meters। ठीक है, अब ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, 10 टू दी पावर माइनस 15 तो नहीं है, 10 टू दी पावर माइनस 15 से तो ये बड़ा ही है कि नहीं। चलो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को अप्लाई मान सकते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय वन प्रोटॉन ऑन द अदर। तो कुछ भी नहीं है, दो प्रोटॉन्स ही है, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज ही है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इतना है, तो k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे q1 भी कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज, और q2 भी क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज। देखो एटम्स पढ़ के आ चुके हो तो मैं डायरेक्टली कंसिडर कर रहा हूं कि सबका चार्ज आपको पता होगा। अगर हीलियम आयन बोल देता है जैसे अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल्स का आपको पता होगा कि ये क्या होता है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम He++। इस पे क्या होता है, 2+ चार्ज होता है। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा, इसका चार्ज कैसे डिफाइन करोगे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो ये हमेशा बोल भी सकता है कि भाई एक अल्फा पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में है, तो आपको वो लिख कर नहीं देगा कि उसका चार्ज इतना होता है। ठीक है, वो आपको खुद ही क्या करना है, डिफाइन करना है। वैसे ही और भी बहुत सारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको डिफाइन कर दी है। ठीक है, तो नॉर्मली Q1 Q2 क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेम है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, अपना आंसर निकालो, डिस्टेंस आपको पता ही है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 20। ठीक है, k का वैल्यू आपको पता ही है 9 इंटू 10 टू द पावर प्लस 9, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1.6 का होल स्क्वायर, ध्यान रखना यहाँ पर हमेशा या तो 1.6 का स्क्वायर होगा या फिर 1.6 का सारा मतलब 16 ओवरऑल। मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन ट्रिक है इसमें, 16 का पूरा बढ़िया टेबल याद रखो, 16 का क्यूब कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, ये एटलीस्ट याद रखो। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी। वैसे ही मैग्नेटिज्म में भी बताऊंगा कि वहां पर भी क्या करना है, याद रखना है। 16 का पूरा टेबल याद रखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे न्यूमेरिकल बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, एकदम मतलब मुंह पे याद होना चाहिए पूरा 16 का टेबल। ठीक है, ये देखो 9 से 9 तो वैसे ही कट गया, 16 का स्क्वायर, वैसे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो इसको करोगे तो 2.56 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर ये बन जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 38 और ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस 20। ठीक है, प्लस 20 और ये 10 टू दी पावर 9 तो है ही सही, सो प्लस 9 अलग, तो टोटल कितना हो गया 2.56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम। ठीक है, इजी हुआ कि नहीं हुआ वो बताओ, इजी हुआ, हो गया। ठीक है, और यहाँ पे रिपल्सिव क्यों लिखा, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव थे तो डायरेक्टली रिपल्सिव लिख दिया। सो ये इतना ही आसान है, थोड़ा सा देखो अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, ऐसे एग्जाम्स को निकालना है तो अप्रोक्सीमेशन रिक्वायर्ड है, और ऐसे एग्जामिनेशन के लिए जो जो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी हम घर से याद करके जाएंगे। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो सकता है, दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो भाई 9.1 होता है, उसमें 9 होता है ना, तो 9.1 का तुम्हें स्क्वायर पता होना चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें को क्या करो, थोड़ा सा ध्यान में रखो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वुल। ठीक है, आप पॉलीथीन और वुल को रब करोगे तो भाई एक दूसरे से क्या होते हैं, चार्ज ट्रांसफर होते हैं, और उसके वजह से ही सब कुछ अपना तुम्हारा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ठीक है, अ चार्ज ऑफ दिस मच कूलम इज डेवलप्ड ऑन द पॉलीथीन। अब इतना चार्ज उसने बोला कि भाई डेवलप हुआ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू पॉलीथीन। ठीक है, होता क्या है कि जब हम वुल को, ठीक है, एक पॉलीथीन से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो इसके केस में क्या होगा, ध्यान में रखना, वुल पे आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये है आपका वुल, इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये है आपका पॉलीथीन। ठीक है, और पॉलीथीन पे आ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आया इस पे, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे टोटली। ठीक है, अब यहां से पॉजिटिव है मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है तो इसमें गया होगा। ठीक है, अब कितना गया है, अब वो देखो चार्ज में दे रखा है, वो उसने बोल दिया कि भाई इतना चार्ज डेवलप हुआ है, तो भाई ये जो भी चार्ज डेवलप हुआ है ये किसका मल्टीपल होगा, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा, n इंटू ई। ठीक है, अब ई कितना होता है ये आपको भी पता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अब मास हम निकाल लेंगे, हम कुछ भी नहीं, हम मास निकाल लेंगे, हमको पता है n इंटू ई कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, तो यहां से तुम क्या निकाल लोगे, एन ई विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। तो n कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इससे तो नंबर निकल जाएगा तुम्हारा।
बट अभी कैलकुलेट नहीं करने का है, ये तो नंबर है। अब उसने पूछा व्हाट इज द मास ट्रांसफर। तुम बोलोगे सर पहले तो हम इलेक्ट्रॉन का मास नेगलेक्ट किया करते थे। देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हो जाए, तुमको पता होगा ना कि एक भाई इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का क्या होता है, 1 8 ऑलमोस्ट 00 इसके आसपास होता है। ठीक है, 1800 गुना क्या होता है, कम होता है, इतना तो पता होगा। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ। तो इतना ध्यान में रखो, अब ये नंबर 1800 से बहुत ऊपर है, मतलब यहाँ पर ये प्रोटॉन के मास से भी बहुत ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। एक छोटा छोटा बूंद 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 से ही घड़ा भर जाता है, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पे इतने सारे बूंद हैं कि भाई घड़ा बहुत ऊपर भर चुका है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, एन तुम्हें पता चल गया, मास कितना हो जाएगा। सर टोटल मास ट्रांसफर निकालना है, अगर मास ट्रांसफर निकालना है तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो और अपना आंसर निकाल लो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। सिंपली एन की वैल्यू ये रखो और फाइनली अपना आंसर निकालो, तो तुम्हारा आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज थोड़ा सा इजी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। टू नेगेटिव चार्जेस ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, देखो चार्ज है और यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब क्यू, डायरेक्टली तुम्हें क्या कंसिडर करना है, 1 कंसिडर करना है ईच, एंड अ पॉजिटिव चार्ज क्यू आर प्लेस्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दोनों नेगेटिव चार्ज से ध्यान रखना और यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब, ठीक है, -1 बोल, एंड अ पॉजिटिव चार्ज मतलब एक क्यू है, क्यू पता नहीं है, आर प्लेस्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अब उनके बीच में क्या रख दिया, लाइक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, अगर यहाँ पर क्या है, अगर ए है जिसको -1 बोला, ये बी भी है -1 है, तो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, इसके पाथ के अलोंग ही। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू तुमने रख दिया। एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू will the system be in equilibrium, check whether it is stable, unstable और neutral equilibrium। ये क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि मुझे इक्विलिब्रियम के टाइप्स आपको बताने हैं। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा पहले देखते हैं। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे वो क्या है क्या है नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो बात करो फॉर इक्विलिब्रियम, अगर वो इक्विलिब्रियम होगा तो क्यू पे दोनों पूरे चार्जेस क्या हो जाएंगे, लाइक एक जैसे लगेंगे। मतलब ये Q है, इसके लिए ये नेगेटिव, तो ये भी क्या करेगा इसको, लाइक Q है तो Q को क्या करेगा, ये A खींचने की कोशिश करेगा इधर, और ये B है तो ये इसको भी खींचने की कोशिश करेगा इधर। ठीक है, इतना तो आइडिया लग जाता है। अब मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x1 है और ये x2 है। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में बराबर है, तो समझ में आता है ना कि x1 और x2 दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब ये मिड में रखोगे तभी चीजें क्या होंगी, सेम होगी, चार्ज भी सेम है कि नहीं, और ये खुद भी सेम है। तो डिफरेंट क्या है, सिर्फ x1 और x2, और अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो x1 और x2 दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम चाहिए तो x1 और x2 क्या कर देना, बराबर में रख लेना। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए, ठीक है, तब क्या करोगे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ यूनिट नेगेटिव चार्ज एट बी। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तुम्हें बी पे, ठीक है, तब क्या करोगे, फोर्स ऑन बी, लाइक देखो सबका देखना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम अगर बताने का है तो सबका इक्विलिब्रियम बताना पड़ेगा। पहले तो अभी हमने क्यू का डिफाइन किया, अब हमने डिफाइन किया बी का। ठीक है, तो क्या डिफाइन करोगे, अब बी पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, बी पे फोर्स लगा रहा है ये क्यू और ये ए। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, अगर इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो इस पे भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अब ध्यान में रखो, इसके लिए भी ध्यान में रखो, Q के लिए, Q से इसका डिस्टेंस कितना है, x2 डिस्टेंस है, और A से इसका डिस्टेंस कितना है, x1 प्लस x2 है। ठीक है, तो अब हमें इतना तो आइडिया लग गया कि B और A दोनों सेम चार्जेस हैं, तो B पे A क्या करेगा, रिपेल करना चाहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा, लाइक B पे A क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब ये इसके तरफ फोर्स लगाएगा, इसके बाहर फोर्स लगाएगा। तो देखो A क्या कर रहा है, इसको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए बी के फ्री बॉडी डायग्राम में हमने इसको इस तरफ शो किया। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैकेनिक्स का पार्ट है, ये चीज आपको शायद सर ने काइनेमेटिक्स और वो सारे पोर्शन में थोड़ा हल्का फल्का तो बताया होगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम्स। चलो आगे देखते हैं, अब बात करते हैं क्यू की। अब क्यू क्योंकि इसका चार्ज क्या है, अपोजिट, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो भाई ये जो क्यू है ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब ये फोर्स लगाएगा इधर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये फोर्स के बारे में क्या बताओगे सर, के Q1 कितना है, -1, और ये A भी कितना था, -1 अपॉन R², R कितना है, x1 प्लस x2।
होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो के, ये खुद तो -1 है और ये कितना है +q डिवाइडेड बाई ये कितना डिस्टेंस है x2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख दिया और इसको क्या कर दिया, दोनों फोर्सेस आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दोनों को बराबर करो और यहाँ से तुम्हें क्या पता लगेगा कि चलो सिंस x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि यहाँ पर हमने q का इक्विलिब्रियम से हमने x1 और x2 निकाल लिया था, तो अगर x1 x2 बराबर है तो ये बचाएगा 2x2 या 2x1, क्योंकि यहाँ पर x2 था तो भाई इधर भी सब कुछ x2 के फॉर्मेट में लिख दो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में सिर्फ एक ही चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होना चाहिए, सारे के सारे इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, ये चीज भी ध्यान में रहे। तो हमारा तो मेन एम ये है कि इस q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो अगर ये q क्या है अगर इक्विलिब्रियम में है तो हमने b का भी इक्विलिब्रियम चेक कर लिया और b और a का केस सेम ही होगा, ठीक है। तो a का वापस निकालने का जरूरत नहीं है, तो जो केस q के लिए हमने तय किया था इक्विलिब्रियम के लिए वो केस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और जब वहां से तुमने कैलकुलेट किया तो q आ जाएगा तुम्हारा 1/4, ठीक है। दैट मीन्स 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर यूनिट चार्ज। तो अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो q की वैल्यू, मतलब अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो q की वैल्यू 1/4 डाल दो। अब स्टेबिलिटी के लिए क्या देखोगे, इफ q इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली टुवर्ड्स ए, मतलब स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है ना कि अगर तुमने q को थोड़ा सा भी इधर उधर किया, लाइक इधर लेफ्ट या राइट, वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाए, तो इसके लिए क्या सोचना पड़ेगा, देखो इफ q इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली टुवर्ड्स a, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू a विल एक्सीड, ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये क्या है, q तो क्या है और इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अगर इसके तरफ लेकर आओगे और क्योंकि डिस्टेंस कम कर रहे हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा, ठीक है। और बी के तरफ से इसको और रिपेल भी कर देगा, सॉरी ये बी की तरफ से क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इधर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ए एक्सीड्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू बी, देयरफॉर q will be displaced further towards a, नेट फोर्स आ जाएगा ना, इधर फोर्स कम हो गया इधर फोर्स ज्यादा हो गया तो नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स आएगा मतलब उसमें इनर्शिया जनरेट हो जाएगा m into a का, पता है ना इनर्शिया फोर्स ही क्या होता है, आपके जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है, F नेट, हमेशा F इज इक्वल टू एम समझते होगे, नहीं F नेट होता है, जो भी आपके पूरे बॉडी पे नेट फोर्स होता है वो इनर्शिया फोर्स के बराबर होता है, और इनर्शिया फोर्स ही तो क्या है ये, और डी एलेम्बर्ट्स ने भी इस चीज को बताया था एग्जैक्टली, मतलब ठीक है, डी एलेम्बर्ट्स हमने क्या कर दिया यहाँ पर ये डायनामिक्स में हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डी एलेम्बर्ट्स ने भाई जो डायनामिक्स का केस है उसको स्टैटिक्स में और पूरा कंसिडर करके रख दिया, ठीक है। तो बहुत कुछ है ये, देखो मैकेनिक्स का थोड़ा सा पार्ट है, मैं हर चीज को देखो यार वापिस से क्लास 11th वाले चीजों में यहाँ पे नहीं घुसाना चाहता हूँ, बट हाँ मैं जिस तरीके से सॉल्व करूंगा आप भी उसी तरीके से क्या करें, अप्रोच करें, तो वो चीजें ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की बात तो हमने देख ली कि भाई अगर हम Q को थोड़ा इधर डिस्प्लेस करते हैं A या B के तरफ तो भाई किसी एक तरफ क्या हो जाएगा अपना, मतलब फोर्स नेट आ जाएगा और वो एक्सेलरेट कर जाएगा, तो भाई ये तो अनस्टेबल है, ठीक है, Q तो क्या है अनस्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर Q को तुम इसके ऊपर नीचे, लाइक अगर एक्सियल डायरेक्शन में, कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, एक्सियल डायरेक्शन में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्या है, अनस्टेबल है Q। लेकिन अगर Q को हम क्या करते हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब ऊपर या नीचे, ठीक है, ऊपर या नीचे डिस्प्लेस करोगे तो वैसे केस में क्या होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए, नेट फोर्स वुड ब्रिंग Q बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, मान लो तुम यहां पर लेकर आ जाते हो, ठीक है, अब यहां पे लेकर आओगे तो ये तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा मान लो ऐसे, ठीक है, और ये अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ठीक है। तो इससे होगा क्या, सिंपली ध्यान में रखना, इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर और इसका भी एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, ठीक है, और इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो दोनों आपस में अपोजिट होंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब तुमने इसको डिस्प्लेस किया था ऊपर, लेकिन देखो इसका जो नेट कंपोनेंट बच रहा है वो आ रहा है सिर्फ नीचे, मतलब तुमने उसको फेंका ऊपर और बाद में आ गया वो नीचे, मतलब वो अपने पोजीशन पे वापस से आने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स अगर तुम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हो, उसको डिस्प्लेस करना चाहते हो ऐसे केस में, तो भाई वो कौन से पोजीशन में है, वो स्टेबल पोजीशन में है। तो भाई जो भी चार्जेस हैं आप उनका इंडिविजुअली क्या कर सकते हो, स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत जनरल सा कॉन्सेप्ट है और ज्यादा वैसा कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस स्मॉल q एंड कैपिटल Q एट रेस्ट इज कैपिटल F। नाउ इफ अ चार्ज माइनस q इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू स्मॉल q, व्हाट विल बी फर्स्ट फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q, और दूसरा टोटल फोर्स ऑन Q।
देखो ये बहुत तरीके से देखो यार, एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी क्या किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। ठीक है। हाँ, कुछ तरीके हैं, कुछ चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर सोचना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना फिर आंसर करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोग थोड़े से क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। चलो, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट सुपर पोजिशन पढ़ के आते हैं तो लोग सुपर पोजिशन सोचने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं सोचने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू एट रेस्ट इज कैपिटल एफ। ठीक है। नाउ इफ अ चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू स्मॉल क्यू। ठीक है, एक एक नया चार्ज तुम प्लेस करते हो माइनस क्यू, जो कि जस्ट बगल में है किसके, स्मॉल क्यू के, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू। देखो पहले क्या था, पहले क्या था, ध्यान में रखना, पहले ये कैपिटल क्यू चार्ज था ऑलरेडी, और यहां पर क्या था, स्मॉल क्यू चार्ज था। ठीक है। अब ध्यान में रखो, इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो इसके वजह से जो भी आपका फोर्स आएगा, लाइक अभी मान लो दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो भाई अगर क्यू पे हम देखें तो क्यू, स्मॉल क्यू इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। अगर हम सिर्फ क्यू को फोकस कर रहे हैं तो क्यू पे एफबीडी बनाएंगे ना। अब क्यू पे हम देखेंगे कि भाई इसके वजह से क्या है, रिपल्शन है, तो ये इसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। क्यू इसको सोच रहा है कि मैं बाहर फेंक दूं, है कि नहीं। तो ये है फोर्स ऑन क्यू बिकॉज ऑफ स्मॉल क्यू, है कि नहीं, अभी करंट पोजीशन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस क्यू एंड क्यू एट रेस्ट इज एफ। अगर जब रेस्ट पे है तो अभी ये इसका फोर्स है। ठीक है। अब इसने बोल दिया कि माइनस क्यू इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू माइनस क्यू, मतलब यहीं पे ये जो प्लस क्यू है ना, वहीं पर बगल में एक माइनस क्यू चार्ज, यहीं पर बगल में एक माइनस क्यू चार्ज वापिस से लगा दिया। सो व्हाट विल बी द फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू। भाई ड्यू टू क्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा, ये बिल्कुल क्या है, परमानेंट है। चाहे तुम बगल में और भी हजारों चार्ज क्यों ना लाके छोड़ दो, लेकिन इस क्यू के वजह से, इस प्लस क्यू के वजह से इस कैपिटल क्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस क्यू कहीं भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज, हाँ, लेकिन नेट फोर्स क्यू पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि आज जो नेट फोर्स लगेगा वो प्लस क्यू की वजह से भी लगेगा और माइनस क्यू की वजह से भी लगेगा। पहले क्या था, पहले सिर्फ प्लस क्यू ही था, तो सिर्फ प्लस क्यू की वजह से ही कंसिडर कर पा रहे थे। आज क्या है, आज माइनस क्यू भी आ गया है, तो उसका इफेक्ट भी कंसिडर होगा, बट इंडिविजुअली प्लस क्यू का इफेक्ट वही का वही रहेगा कैपिटल क्यू पे। ये चीज ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो, इसने एक वर्ड यूज में ले लिया ड्यू टू क्यू, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये टोटली क्या है, इंडिपेंडेंट होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स। और अब बात करेंगे टोटल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, क्योंकि देखो यार, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो भाई क्यू जितने फोर्स से इसको क्या करेगा, क्योंकि उसके पास में रखा है, पास में रखा है मतलब डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, तो भाई जितना प्लस क्यू जिस फोर्स से इसको रिपेल करने की कोशिश कर रहा होगा, उतना ही फोर्स से माइनस क्यू इसको इधर भी खींचने की कोशिश कर रहा होगा, सेम से फोर्स ऑन प्लस क्यू बिकॉज ऑफ माइनस क्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और नेट फोर्स आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आया होगा, ये बुकिश लैंग्वेज है तो आप उसको देख लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। Four identical point charges, each of magnitude small q, are placed at the corners of a square of side। ये बहुत ही बढ़िया मतलब होता है ना, फेमस क्वेश्चन था अपने एनसीईआरटी का। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला। ठीक है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, मतलब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी आता था। तो यहाँ पर क्या करना है ना, कि अपने जो एआई का पेपर होने वाला है, इसमें ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछेगा। तो देखो इस केस को तो एटलीस्ट याद करके ही जाना, बट ये केस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि भाई इसको रट ही लो बिल्कुल। ठीक है, बट हाँ, ये चीज याद करके आपको जाना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। तो इसने वही बोला कि स्क्वायर है। ठीक है, अब इस स्क्वायर पे क्या है, चारों एंड पे आपके क्या है, चार्जेस है। ठीक है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, मतलब यहाँ पे भी क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्यू चार्ज। फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज। किसी भी एक चार्ज पे क्या करना है आपको, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना। अब जैसे यहाँ पे इसमें सी को कंसिडर करके निकाल लिया, अब सी का इफेक्ट इसने क्या कर लिया, सबके लिए देख लिया। अब देखो हम कहीं भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम एक जगह पे निकालें। हम क्या कर लेते हैं, हम चलो इस वाले पे निकाल के देख लेते हैं, हमारा जो कंसिडरेशन है ना वो ये वाला रहेगा। ठीक है, तो हम अब इस फोर्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो हम देखेंगे भाई इस पे फोर्स कौन कौन लगा सकता है। इस पे फोर्स ये लगा सकता है, ये लगा सकता है और ये लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि सबका चार्ज लाइक है, मतलब सब पॉजिटिव है आपस में, तो हमेशा रिपल्शन होगा।
तो ये हमारा क्या है, अपना देखने वाला है कि भाई इस पे फोर्स लगने वाला है। अब कैसा लगने वाला है, रिपल्शन। अब जब ये वाला क्यू लगाएगा, ठीक है, मतलब इसको मैं नाम दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2, इसको दे देता हूँ 3, इसको दे देता हूँ 4, ठीक है। अब ये 1 क्या लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, मतलब इधर फेंकने की कोशिश करेगा, मतलब फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, ठीक है। अब ये कैसे लगाएगा, अब देखो इन दोनों, इस क्यू और इस क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है, साइड ए दे रखा है, ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा, के, ये क्यू क्यू है, Q1 Q2 मतलब Q इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्यू की बात करें, ये क्यू भी क्या करेगा, इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो ये आ जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो ये कितना करेगा, सही, ये भी वही है, F2 ऑन 2 बिकॉज ऑफ 3, तो ये भी कितना हो जाएगा, सेम के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन बात यहां पर आएगी, यहां पर ये आएगी कि ये जो 4 वाला चार्ज है ये आज इस डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से, √2a हो जाएगा। तो भाई आज इस सेकंड चार्ज और फोर्थ चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, √2a। तो ये आज किससे रिपेल करेगा, यहाँ पर ये आज रिपेल करेगा, ये फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 4, ये कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा √2a। अब √2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये अब आपका बन गया ओवरऑल सिचुएशन ऐसा, ठीक है। अब हमने तो पढ़ा था ना कि भाई कुछ नहीं करना है, उसको रिजोल्व कर देना, किसी और डायरेक्शन में चीजें हैं तो उसको रिजोल्व कर लो, ठीक है, ये अपना पार्ट है। अब इसको क्या करोगे, ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये जो था के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, अब इसको रिजोल्व कर लो, क्योंकि देखो ये 45 डिग्री पे ही था एग्जैक्टली, तो ये क्या हो जाएगा, जब रिजोल्व करोगे तो इस तरफ कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इंटू साइन 45, मतलब अगर इसको तुम थीटा मान लेते हो तो ये वाला कॉस कॉम्पोनेंट और ऊपर वाला साइन कॉम्पोनेंट, तो यहां आ जाएगा साइन 45, साइन 45 कितना होता है, 1 अपॉन √2, ठीक है, और इधर वाला आ जाएगा कॉस 45, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर का कॉस 45 कितना आ जाएगा, सर ये भी 1 अपॉन √2 होता है, सो इंटू 1 अपॉन √2। तो इस तरफ नेट फोर्स कितना हो गया, अगर देखा जाए तो इस तरफ नेट फोर्स हो गया अपना इतना प्लस इतना, और इस तरफ नेट फोर्स हो गया इतना प्लस इतना, ठीक है। तो भाई अब हम ओवरऑल डिफाइन करने जा रहे हैं कि इस तरफ कितना फोर्स हुआ, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हुआ। तो दोनों में देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, इधर क्या बन गया, ठीक है, इधर बना 1 हो गया, और ये हो गया 1 अपॉन 2√2, 1 अपॉन 2√2। और जब इधर भी देखा तुमने तो यहाँ पे भी देखा y डायरेक्शन में भी नेट फोर्स कितना आ जाएगा, वही के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों से, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे तो बचा 1 और यहाँ बच गया 2 इंटू √2, 1 अपॉन 2√2, है कि नहीं। और अब इसका तुम्हें क्या निकालना है, सर अब इसका हमें निकालना है नेट। तो नेट कैसे निकालोगे, बस वही ये तरीका देख लो। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, सर ये एफ नेट हो जाएगा रूट अंडर एफ एक्स नेट का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई नेट का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और जब स्क्वायर करोगे तो वापस से देखो यार, वो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में कॉमन ही ले लेता हूं, क्योंकि दोनों का ये वाला भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, वही √2 ऑफ वापिस से आ जाएगा ये 1 प्लस 1 अपॉन 2√2। जब ये ब्रैकेट को तोड़ोगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो मिल ही जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस ए था, ये ए था, तो यहाँ पे √2a आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे भी देखो ना यार, ये डिस्टेंस वही है वही है, तो जब वापस से वही काम करोगे तो वापस से इस डिस्टेंस में √2 मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो मैं डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन में फास्ट रहना है भाई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मतलब 1 मिनट के अंदर कर लोगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये कितना हो जाएगा, ये √2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो देखो लास्ट में क्या यही आंसर आया तुम्हारा। अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, ठीक है, जहां पे आप यूनिट वेक्टर को आपको बनाना पड़ेगा। आप यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे, ये रहा यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये सब कुछ देख सकते हो, ये वेक्टरल, ये जो सॉल्यूशन दिया है ये वेक्टर सॉल्यूशन दिया गया है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि देखो क्वेश्चन में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी पूछता है, तो भाई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो हर अलग अलग चार्ज का सबका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। लाइक अगर सी को करते हो तो सी के लिए ये वाला फोर्स नीचे जा रहा है, तो ये हो जाएगा -j, ठीक है। ये एफ डी क्या हो जाएगा, +i, ठीक है। वैसे ही अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए F23 क्या था, +j था,
ये F21 क्या था, ये प्लस आई कैप था। अब ये कितना हो जाएगा इस तरफ, ये देखो x इज इक्वल टू वाई लाइन है, तो इसके लिए आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई अपॉन रूट टू प्लस जे अपॉन रूट टू, होता है कि नहीं। तो भाई अपने लिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कुछ और है, अलग अलग चार्जेस पे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आएंगे, तो इसका भी खास ख्याल रखना है। मैथमेटिक्स में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, तो आई थिंक ये सारी चीजें मेरे स्टूडेंट्स को पता होंगी। ठीक है, सो ये ही था अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी तक तो इतना सब कुछ मैंने आपको एक बेसिक नॉर्मल बता दिया है इस लेक्चर में। ओके।